हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं इंग्लिश के लिए आपका स्वागत कराता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है 2024 का हम साइंस का एग्जाम कर रहे थे, यानी कि थ्योरी पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं या देने जाते हैं तो टोटल जो मार्क्स आपके होते हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आपका एग्जाम होता है वो 80 नंबर का पेपर होता है, जो आपको 3 घंटे के अंदर ये पेपर करना है ना। तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 30 प्रश्न है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सारे के सारे पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और जितने भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे कंपलसरी है। अब अगर मैं बात करूं तो जितने भी मार्क्स आपको अलॉटेड हैं वो क्वेश्चन के आगे लिखे हुए हैं। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए थे, यानी कि जो प्रश्न पहला है वो बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय यानी कि वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उसके बाद हमारे पास 2 से लेकर 9 तक एक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस आर गिवन इन द आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 से लेकर 9 तक हमारे डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक का एक अंक के हैं। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक 2 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के हैं। प्रश्न संख्या 24 से 30 तक के 4 अंक के ये हमारे पास प्रश्न है। तो ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 आर ऑफ 1 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आर 2 मार्क ईच। क्वेश्चन नंबर 16 to 23 आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 24 to 30 आर 4 मार्क्स ईच। तो इस प्रश्न पत्र में समग्र कोई विकल्प तो ऐसा नहीं है, लेकिन यस ओवरऑल आपको चॉइस नहीं दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इंटरनल चॉइस आपको दे रखी है, वो इंटरनल चॉइस आप पिक कर सकते हैं। तो हम फिजिक्स का जैसे पार्ट करने वाले हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कुछ क्वेश्चन हम इसके कर चुके थे। बेसिक में आपको बता चुका था। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि आवेश के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये हमारा आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है जिसकी पावर 2 डायोप्टर है। तो पावर हमें दे रखी है 2 डायोप्टर। हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो वो निकलेगी 1/p 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो आंसर आ जाएगा आपका 10 जीरो कटेगा 50 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है। याद रखेंगे कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो उत्तल की फोकस दूरी हमेशा प्लस, तो पावर भी धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। की जो वक्रता त्रिज्या होती है किसी गोलीय दर्पण की वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो आर का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमसे इसकी फोकस दूरी बोलिए तो F = R/2 होता है ना। फोकस दूरी बराबर हमारे पास होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। तो 20/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या आ रहा है, उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो नेम अ मिरर दैट गिव इरेक्ट इमेज देगा और एनलार्ज देगा। तो इरेक्ट तो तीनों इमेज दर्पण देते हैं, प्लेन भी देता है, कॉन्वेक्स भी देता है, कॉनकेव भी देता है, यानी कि समतल दर्पण भी देता है, उत्तल दर्पण भी देता है और अवतल दर्पण भी देता है। पर यहाँ पर एनलार्ज लिखा है, तो एनलार्ज सिर्फ कौन देगा, हमारा कॉनकेव। मिरर की बात हुई है ना, मिरर देगा। अवतल दर्पण ही हमें इरेक्ट और एनलार्ज इमेज देता है। ठीक है, वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई इज द टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन यानी कि हम जो टंगस्टन है उसको क्यों बल्ब बनाने में उपयोग करते हैं। तो टंगस्टन जो होता है ना, टंगस्टन जिसको हम W से दर्शाते हैं, इसका सिंबल W होता है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उच्च गलांक बिंदु है, उच्च गलांक बिंदु। अब अगर इसका उच्च गलांक बिंदु है तो इसके अंदर से धारा अगर जाएगी तो इसको हीट करेगी, ऊष्मा करेगी, और ऊष्मा देने के बाद भी ये जलेगा नहीं, यानी कि पिघलेगा नहीं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दूसरा, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, उच्च प्रतिरोध ही इसका होता है, हाई रेजिस्टेंस इसका होता है। तो उच्च प्रतिरोध के कारण ये धारा का ऊष्मा प्रभाव का दर्शाता है, या मैं कह सकता हूं उच्च प्रतिरोध होने के कारण ये ज्यादातर क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस होने के कारण ये हमें क्या बताएगा
आप कह सकते हो कि हम इसको इलेक्ट्रिक बल्ब की फिलामेंट में इसका उपयोग करते हैं, इसका यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। ये बात ध्यान में रखने वाली है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से इसे। अब देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, इस बार यही पूछा। देखो, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। हाउ इज अ वोल्टमीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसकी आपको थ्योरी तो बताऊंगा ही, साथ में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 9 तभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है। देखिए हमारे पास वोल्ट मीटर क्या होता है, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वोल्ट मीटर से पहले मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। देखो वैद्युत विभव जो होता है वो होता है किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में लाकर जो अंतर निकलता है पोटेंशियल का, उसको हम वैद्युत विभव अंतर या विभवांतर कहते हैं। यानी कि कितना वर्क डन किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए लगा, यानी कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हम पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, इसकी क्या बन जाएगी, फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट बन जाएगी जूल पर कूलम, जिस है ना, जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। यानी कि कितना कार्य किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने में लगा। तो अगर इसके मात्रक की हम बात करें, इकाई की हम बात करें, तो बन जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वोल्टेज मापा कैसे जाएगा। तो वोल्टेज मापने के लिए हमारे पास जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सारा बता देता हूँ। डिफाइन 1 वोल्ट आ जाएगा अगर आप एग्जाम में, कि 1 वोल्ट को परिभाषित करें। एक वोल्ट को परिभाषित करें तो हम आंसर लिखेंगे V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हम कहेंगे इफ W इक्वल्स टू 1 जूल, Q इक्वल्स टू 1 कूलम, देन V इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम, जिसको हम 1 वोल्ट कहते हैं। हम कहेंगे when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to a point, then potential of that point is called 1 वोल्ट। यदि एक जूल का कार्य एक कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में लगे, तो उस विभव को एक वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात भी समझ में आती है। नाउ नोट ये है कि द वोल्टेज ऑफ अ सर्किट is
measured by a device voltmeter. ठीक है, तो जो वोल्टेज है वो किससे मापा जाता है? वोल्टमीटर से नापा जाता है। हम कहेंगे किसी परिपथ का वोल्टेज वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। और नोट फिर से एक है, नोट नंबर 2, वोल्ट मीटर is always voltmeter is always connected in parallel। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगेगा? समांतर क्रम में लगेगा। ठीक है, समांतर क्रम में लगेगा। कैसे लगेगा बता भी देता हूं। मान लो ये एक बैटरी है, यहां पर एक स्विच है। ठीक है, इस स्विच में सबसे पहले अगर एमीटर जोड़ूं, एमीटर सीरीज में जोड़ता है, इसके बारे में भी याद रखना। फिर कोई जान, मान लो प्रतिरोध हमने जोड़ा, ये जोड़ दी, फिर हमने प्रतिरोध ऐसे कहा, तो इसके समांतर क्रम में इसका वोल्ट निकालना है, तो यहाँ लगेगा वोल्ट मीटर। अच्छा, याद रखेंगे कैसे? देखो, ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है, ये सर्किट डायग्राम याद रखना है। ये स्विच ऑन किया तो ये प्लस है ना, तो एमीटर का प्लस ये, माइनस ये, और वोल्ट मीटर का प्लस ये, माइनस ये, इस तरीके से ये कनेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, ये हमेशा ऐसे लगता है। यहीं पर एक छोटा सा नोट अपने साथ और लिखते हुए जाएंगे, वो ये कि द करंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट of the circuit the electric current of the circuit is measured by the electric current of the circuit is measured by ammeter। ठीक है, यानी कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा एमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट नोट, धारा तो एमीटर द्वारा नाप रहे हो, पर एमीटर कैसे लग रहा है? तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट से इन बिंदु को नोट कर ले, फिर बढ़ते हैं आगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। वोल्टेज ऑफ अ सर्किट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस वोल्टमीटर। किसी परिपथ का वोल्टेज वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। पहला नोट हमारा ये है।
नोट 2 है, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, यानी कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये दूसरा नोट इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास परिपथ है। कभी गलती से पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि भैया परिपथ बता दो कैसे लगता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगेगा, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगेगा और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सर्किट इज मेजर्ड बाय एमीटर, यानी कि परिपथ में धारा एमीटर द्वारा मापी जाती है और एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे दिया है, व्हाट इज मायोपिया, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज फॉर करेक्टिंग इट। मायोपिया क्या होता है और कैसा लेंस हम इस पे उपयोग करेंगे। तो मायोपिया पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं जो मायोपिया है, जिसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष हम इसे कह रहे हैं, या हम इसको नॉर्मली मायोपिया कह रहे हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। तो अब जरा ध्यान दें, मायोपिया में क्या होता है, अ डिफेक्ट ऑफ आई in which person is able to see nearby objects clearly. A defect of eye in which person is able to see nearby object clearly but unable to see far objects, यानी कि मानव नेत्र की वह त्रुटि जिसके कारण या जिससे वह पास की वस्तु तो साफ देख सकता है मानव नेत्र की वह त्रुटि जिससे वह पास की वस्तु तो साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं देख सकता, यानी कि उसे पास की वस्तु कैसे दिखेगी, साफ दिखेगी। इसकी करेक्टनेस के लिए क्या किया जाए, करेक्टनेस, इसके निवारण के लिए, सो टू करेक्ट मायोपिया, टू करेक्ट मायोपिया concave lens is used. To correct myopia concave lens is used, यानी कि मायोपिया, जिसको हम निकट दृष्टि दोष भी कह रहे हैं, के निवारण के लिए, मायोपिया के निवारण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नोट करेंगे इन पॉइंट्स को। तो मायोपिया के निवारण हेतु या निवारण के लिए हम अवतल दर्पण लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको लेंस करेंगे, ठीक है, लेंस लिखेंगे इसे, लेंस का उपयोग होता है, ठीक है, अवतल लेंस का हम उपयोग करते। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो करेक्टिंग बता दी मैंने, आपका निवारण इसका बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट आ गया, वाई स्टार्स ट्विंकल, यानी कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वाई द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू, आकाश का रंग जो है
वो नीला क्यों है? व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई? अब देखो तीन क्वेश्चन है इसमें, अब तीनों एक एक नंबर के हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना, आपसे सीधा एग्जामिनर चाह रहा है एक्सप्लेन व्हाई डू स्टार ट्विंकल, आप उसका एक्सप्लेनेशन कर दें। तो सीधी सीधी बात है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? स्टार ट्विंकल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब आप इसको थोड़ा सा समझा दें, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो हमारी जो सतह है, या हम कह सकते हैं ये दो लेयर से मिलकर बनी है ना, जिसमें मतलब अलग अलग तरीके की गैसेस होती है, कुछ हॉट एयर होती है, कुछ कोल्ड एयर। तो हॉट एयर किसका काम करेंगे? जो गर्म हवाएं होंगी या गर्म जो गैस होंगी वो एक रेयरर मीडियम का काम करेंगी, यानी कि विरल माध्यम का काम करेंगी। वहीं पर जो ठंडी वायु होगी या ठंडी गैस होगी वो एक सघन माध्यम का काम करेगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन, ये इसका बन जाएगा। ठीक है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? वाई द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। अब आसमान का रंग नीला क्यों है? तो आसमान का रंग नीला होता है बिकॉज ब्लू लाइट स्कैटर मोर, यानी कि नीले रंग में परकीनन ज्यादा होता है। नीले रंग में प्रकीर्णन ज्यादा होता है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई? नेत्र की समझन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो हमारी आंखों की फोकल लेंथ खुद बढ़ भी सकती है, घट भी हो सकती है। तो हम अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें तो फोकल लेंथ हमारी आईज की क्या हो सकती है? बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। पावर ऑफ एकोमोडेशन, नेत्र की समंजन। सो द प्रॉपर्टी आप समझ लो ऑफ आई टू इंक्रीज और डिक्रीज इट्स फोकल लेंथ by itself is called power of accommodation। क्या कह रहा है? मानव नेत्र का वह गुण जिससे मानव नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बढ़ सकती है और घट सकती है। ठीक है, इसको हम नेत्र का समंजन कहते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट। कितना होता है? पास हम कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। दूर हम अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नोट करेंगे। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या हो गया? देखो हम क्या कर सकते हैं, पास की चीज भी अपने आप ऑटो देख सकते हैं, दूर की चीज भी हम आराम से देख पाते हैं, है ना। हमारी आंखों पर ऐसा जोर तब पड़ता है जब 25 सेंटीमीटर के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेके आए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमें फोकस करना पड़ता है किसी चीज पे, पहले ब्लर होता है फिर क्लियर होता है जैसे कैमरे में होता है। तो हमारी आंखों के अंदर ही अपने आप एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिससे हम दूर की चीज और पास की चीज फोकल लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं। हमारी आंखों की फोकल लेंथ जो होती है, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ती घटती कैसे? सिलियरी कोशिकाएं द्वारा, यानी कि सिलियरी मसल्स द्वारा ये क्या करती है? बढ़ती है और घटती है। तो हम इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर ले इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे।
सो ये बेसिक सा पार्ट हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले सेक्शन में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।